सभी को मेरा नमस्कार। आज हम करेंगे अर्थशास्त्र, मांग की कीमत लोच की विधियाँ। और इन विधियों में पहली विधि है कुल व्यय विधि। अभी हम इस विधि का वर्णन करेंगे कक्षा 12वीं पाठ 5 भाग 2 में। सबसे पहले हम ये मालूम कर लेते हैं कि मांग की कीमत लोच की माप करने की विधियाँ कितनी हैं। तो मांग की कीमत लोच की 3 विधियां हैं हमारे सामने। सबसे पहली विधि है कुल व्यय विधि, दूसरी अनुपातिक या प्रतिशत विधि। कुल व्यय विधि का हम अभी वर्णन करेंगे। इसके बाद है ग्राफिक विधि या बिंदु विधि। इसे ज्यामितीय विधि भी कहा जाता है, ज्यामितीय विधि भी कहा जाता है। सबसे पहली विधि है हमारी कुल व्यय विधि। इस विधि का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया था। और जैसा कि हमें मालूम पड़ रहा है कुल व्यय नाम से, यानी कि वस्तु की कीमत में, ध्यान रखें, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय के आधार पर, यानी कि कीमत में यदि कोई परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन होता है, तो जो एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि कुल व्यय जो होता है, उसके आधार पर मांग की कीमत लोच को मापना कुल व्यय विधि कहलाता है। कुल व्यय विधि की श्रेणियां जो हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है इकाई लोचदार मांग क्या होती है। किसी भी वस्तु की कीमत के कम होने से या अधिक होने से कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। क्योंकि कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए कुल व्यय क्या है, स्थिर है। इसलिए कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय स्थिर है। कुल व्यय स्थिर होने का अर्थ ये हो गया कि यह किसी भी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। इसे हम एक तालिका से समझ सकते हैं। आपके सामने तालिका है। यदि कीमत 2 है तो कुल व्यय कितना है, 8। कीमत कम होकर के यदि 1 हो जाती है तो भी व्यय कितना है, 8। ध्यान रखें, कीमत और व्यय के संबंध को हम कर रहे हैं, क्योंकि कुल व्यय विधि कर रहे हैं हम। कुल व्यय विधि में कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का अध्ययन किया जाता है। और जैसे कीमत 1 से बढ़कर के पुनः 2 हो जाती है, कुल व्यय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुल व्यय पहले भी 8 था, अब भी 8 है। तो ऐसी स्थिति में मांग की जो लोच होगी वो इकाई के बराबर होगी। इसी प्रकार हम इसे एक डायग्राम से समझ सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि ई ये है कुल व्यय वक्र। ये क्या है, कुल व्यय वक्र है। ये कोई मांग वक्र नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ओ एक्स ओ वाई, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब कीमत 1 है तो यहाँ पर व्यय जो है 8 है, इसलिए ये पॉइंट हमारा बनेगा। कीमत के बढ़ने पर, यानी कीमत जब 2 हो जाती है तब भी हमारा पॉइंट ये रहेगा, क्योंकि व्यय 8 है। कीमत के बढ़ने पर या कीमत के कम होने पर इन दोनों पॉइंटों को जब मिलाएंगे तो ये डायग्राम एक सीधी रेखा में आएगा। इसका अर्थ ये हो गया कि कुल व्यय वक्र बिल्कुल एक सीधी रेखा होती है यदि कीमत के कम या अधिक होने पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। इसके बाद आता है इकाई से अधिक लोचदार मांग क्या होती है। इकाई से अधिक लोचदार मांग का मतलब ये है कि यदि किसी वस्तु की कीमत के कम होने से कुल व्यय जो है वो बढ़ जाता है, कुल व्यय बढ़ जाए तथा कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय जो है वो कम हो जाए, तो मांग की लोच इकाई से अधिक या लोचदार होगी। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मान लीजिए कीमत जो है वो कम हुई, कीमत के कम होने पर व्यय बढ़ जाए या कीमत के अधिक होने पर व्यय कम हो जाए।
अब इन स्थिति में दोनों में विपरीत परिवर्तन हो रहा है, विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है, या हम ये कहें कि कीमत और व्यय में ऋणात्मक संबंध पाया जा रहा है। तो कीमत और कुल व्यय में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, और इस स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो विपरीत दिशा में होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कीमत जब 2 है तो व्यय कितना है 8। कीमत कम होकर के जब 1 हो जाती है तो व्यय बढ़ गया, कीमत कम हुई व्यय बढ़ गया। दोनों में संबंध कैसा हो रहा है, विपरीत दिशा में हो रहा है या ऋणात्मक संबंध पाया जा रहा है। और कीमत के बढ़ने पर व्यय क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कीमत बढ़ी व्यय कम हो गया। अगर ऐसी स्थिति है कुल व्यय में कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाए या कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घट जाए, ऐसी स्थिति जो है वो इलास्टिक ऑफ डिमांड जो है वो इकाई से अधिक होगी। मांग की लोच जो है वो इकाई से अधिक कहलाएगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है OX और यहाँ कुल व्यय को दर्शाया गया है, ये कीमत ली गई है। जब कीमत 1 है तो आप इस पॉइंट को देखेंगे कि व्यय कितना है 10 है हमारा इस स्थिति में। तो यहाँ पर जैसे ही कीमत बढ़ कर के 2 हो जाती है उस स्थिति में व्यय क्या है, कम होकर के 8 हो जाएगा। और इस स्थिति में आप देखेंगे पॉइंट ये है, जैसे हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे, जो ई है कुल व्यय वक्र, उसका जो रूप होगा उसका ढलान इस तरीके से होगा, ऋणात्मक ढलान वाला होगा, और ये इकाई से अधिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 कहलाएगी। और वापस यदि कीमत कम होकर के 2 से 1 हो जाती है तो वह वापस जो है 8 से बढ़ कर के 10 हो जाएगा। इसके बाद है इकाई से कम लोचदार मांग क्या है। इकाई से कम लोचदार मांग, जब वस्तु की कीमत के कम होने पर, कीमत क्या हुई, कम हुई, कुल व्यय भी कम हो जाए तथा कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ जाए। अब यहाँ पर देखिए प्राइस बढ़ रहा है तो व्यय भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो व्यय भी कम हो रहा है, यानी कि प्राइस बढ़े व्यय भी बढ़ गया। तो परिवर्तन कैसा हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है, या हम कहें कि इन दोनों में धनात्मक संबंध पाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि ऐसी स्थिति जिसमें कुल व्यय जो बढ़ जाए, यदि कीमत बढ़ती है, कीमत कम होने पर कुल व्यय कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम या बेलोचदार होगी। और ऐसी स्थिति में कीमत तथा कुल व्यय में धनात्मक संबंध पाया जाएगा, और दोनों में ही कीमत और व्यय दोनों में एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है। एक दिशा का अभिप्राय यह है कि यदि कीमत बढ़ती है तो व्यय भी बढ़ जाता है, और कीमत कम होती है तो व्यय भी कम हो जाता है। इसे हम टेबल से अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। जैसा कि आपके सामने दिया गया है कि जब कीमत 2 है तो उस स्थिति में कुल व्यय कितना है 8। कीमत जैसे ही 2 से 1 हो गई है, कीमत क्या हुई, कम, व्यय भी क्या हो गया, आप देख सकते हैं 8 से 6 कम हो गया, यानी कि कीमत कम हुई व्यय भी कम हो गया। कीमत वापस 1 से 2 हुई, कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, व्यय भी 6 से 8 हो गया, व्यय भी बढ़ गया, यानी कि कीमत कम हुई तो व्यय कम हो गया, कीमत बढ़ गई तो व्यय बढ़ गया। ऐसी स्थिति जो होगी वो मांग की लोच है, वो इकाई से कम लोचदार मांग होगी। इसे भी हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने OX पर कुल व्यय को दर्शाया गया है, ई जो है वो कुल व्यय वक्र है, OY पर कीमत को लिया गया है। इस स्थिति में देखिए जब कीमत 1 है तो उस स्थिति में व्यय कितना है, हमारा एक्सपेंडिचर देखिए कितना है, 6 है। और जैसे ही कीमत 1 से 2 हुई, व्यय बढ़ करके कितना हो गया है, आप देख सकते हैं 8 हो गया है। और जैसे कीमत अगर कम हो जाए वापस 1 हो जाएगी तो व्यय भी जो है वो 8 से
पुनः 6 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो है ये कुल व्यय वक्र जो होगा वो धनात्मक ढाल वाला होगा। इसे इकाई से कम लोचदार मांग हम कहेंगे। इसके अतिरिक्त हम इन तीनों स्थितियों का एक साथ भी वर्णन कर सकते हैं। ये जो दिखाया दे रहा आपको ये वक्र, ये टोटल एक्सपेंडिचर वक्र है। हम इस तीनों स्थितियों का एक साथ वर्णन कर सकते हैं। जैसे बी से लेकर के जो सी की स्थिति है, ये स्थिति जो है वो इकाई लोचदार के बराबर होती है, क्योंकि कीमत देखिए ओ एम है तो भी व्यय कितना हो रहा है, एम सी जितना व्यय हो रहा है, या हम ये कहें कि यहाँ पर हो रहा है। और जैसे कीमत बढ़ जाती है तो एन भी जितना ही व्यय हो रहा है जो कि एम सी के बराबर हो रहा है। यदि कीमत के कम होने पर देखिए व्यय जो है वो पहले एम सी है, अब व्यय पी और डी हो रहा है जो कि पहले की तुलना में कम है, और ये स्थिति जो है वो लोचदार अधिक को शो कर रही है। इन तीनों वक्रों को एक साथ यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी भी वस्तु की कीमत 6 रुपये प्रति इकाई से कम हो करके, हम यहाँ प्राइस लेते हैं और यहाँ हम क्वांटिटी लेते हैं, मांग लेते हैं, यहाँ एक्सपेंडिचर लेते हैं, खर्च, व्यय जिसको हम कहेंगे। जब कीमत कितनी है, 6 रुपये है, तो प्रति इकाई से कम होकर के 3 रुपये हो जाती है। कीमत कम होकर के 3 हो जाती है तो वस्तु की जो मांग है वो 30 से बढ़ कर के, पहले 30 थी मांग क्वांटिटी, वो 60 हो जाती है। तो कुल व्यय विधि द्वारा मांग की कीमत लोच निकालिए। तो अब पहले देखिए कीमत कितनी है, 6, आप वस्तु कितनी ले रहे हैं, 30, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 180 रुपये। अब कीमत कम होकर के 3 रुपये हो गई, कीमत 3 हो गई है, तो अब आप वस्तु 60 खरीद रहे हैं, तो कीमत 3 है, वस्तुएं आप 60 ले रहे हैं, तो अब खर्चा कितना हो गया, 180 का। अब आप यहाँ देखिए कि पहले जब कीमत 6 है तो भी 180 खर्च हो रहा है, कीमत के कम होने पर भी 180 है, कीमत के कम या ज़्यादा होने पर कुल व्यय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ये हमने अभी किया था कि कीमत के कम या अधिक होने पर यदि कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे इकाई लोचदार मांग हम कहते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल हल करके देखेंगे। धन्यवाद।